हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिस्ट में। तो आज यानी 20 मई 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। पाकिस्तान हैड नॉट रिसॉर्टेड टू न्यूक्लियर सिग्नलिंग सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तान है उसने न्यूक्लियर सिग्नलिंग नहीं करी कोई भी इस वॉर को रोकने के लिए। इस वॉर को रोकने का है ना तरीका, स्टार्ट करने का तरीका भी कन्वेंशनल था और इसके सीज फायर का तरीका भी क्या था, बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कुछ टेंशन चल रही है एज वी ऑल नो है ना कि पहलगाम में अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ 22 अप्रैल को है ना। उसके बाद इंडिया में एक आउटरेज उठी कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान से रिवेंज लिया जाए और पाकिस्तान से टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए है ना। तो इसी पहलगाम टेररिस्ट अटैक के रिस्पांस में हमारी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने किया ऑपरेशन सिंदूर। जिसके अंडर पाकिस्तान में जो मोस्ट ऑफ बड़े टेररिस्ट कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया एयर स्ट्राइक के थ्रू, मिसाइल अटैक्स के थ्रू। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन आया और उसके बाद कुछ 2 दिन लगभग बॉर्डर पे फायरिंग चली है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन भेजे गए है ना। बहरहाल 10 मई को दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर हो गया। ठीक है, जब सीज फायर हो गया तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा आने लगा कि हमने इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे दी थी, दैट इज़ भाई उन्होंने सीज फायर कर दिया है ना। हमने इंडिया के दिल्ली पे, कैपिटल जो है दिल्ली, उस पर अटैक करने वाले थे, दैट इज़ भाई डर के मारे इंडिया ने सीज फायर कर दिया। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि हम एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाएंगे, एक डेलीगेशन बनाएंगे जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में जाएगा और लोगों को बताएगा कि कैसे पहलगाम में पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ने अटैक किया और निर्दोष लोगों को मारा, कैसे रिलीजन पूछ के है ना। उसके बाद कैसे जो पाकिस्तान की तरफ से कॉन्टिन्यूसली क्लेम किए जा रहे हैं कि 3 राफेल शूट डाउन कर दिए, दिल्ली पे अटैक कर दिया, यहाँ मिसाइल गिरा दी वगैरह वगैरह। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा को बस्ट करने के लिए ये डेलीगेशन बनाया गया जिसमें सारी पार्टियां, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, उन सबके लीडर्स को शामिल किया गया है। और इस डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं मिस्टर शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के एक जाने माने लीडर हैं। ये आप देख सकते हो इस फोटो में है ना, मिस्टर शशि थरूर प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर है ना। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी हैं AMIM के, और ये बीजेपी के आप रविशंकर को देख रहे हैं, एंड ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी। ठीक है, तो जब ये डेलीगेशन बनाया गया तो डेलीगेशन ने कहा कि देखो हम पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा बस्ट करने जा रहे हैं, हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए गवर्नमेंट से है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कर रहे थे कल हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी। तो उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन इन्होंने किए थे है ना। तो जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि क्या वाकई में पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसका थ्रेट दिया था इंडिया को कि भाई हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, आप लड़ाई रोक दो। ठीक है, तो उसका आंसर देते हुए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डिड नॉट रिसॉर्टेड टू न्यूक्लियर सिग्नलिंग इन द बेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने बोला था कि वॉर कन्वेंशनली स्टार्ट हुई थी, कन्वेंशनली ही चली और कन्वेंशनली इसमें सीज फायर हो गया। इसमें जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो कहीं भी नहीं था, ना तो पाकिस्तान की तरफ से था ना इंडिया की तरफ से था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया गया कि ये जो सीज फायर हुआ है ना, इसका क्रेडिट एक पर्सन बहुत ज़्यादा ले रहा है और उस पर्सन का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या इस सीज फायर को ब्रेक करने में है ना, जो सीज फायर डील है उसको ब्रेक करने में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल है? तो इस पर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने आंसर देते हुए कहा कि यूनाइटेड स्टेट या उनके प्रेसिडेंट है ना तो उनको कोई इंफॉर्मेशन दी गई थी इसके बारे में, ना उनको एज अ थर्ड पार्टी इस सीज फायर डील में शामिल किया गया था। यूनाइटेड स्टेट हैज नीदर इन्वॉल्व्ड
nor informed about the cessation of firing between the two countries, the Union government told the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए कि भाई जो कांग्रेस के एक और एमपी हैं जो इस डेलीगेशन के पार्ट हैं, उन्होंने पूछा कि इंडिया हैड लॉस्ट एनी जेट्स इन द ऑपरेशन विच एज पर द सोर्सेस। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से एक कॉन्टिन्यूस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमने इंडिया के इतने फाइटर जेट शूट डाउन कर दिए, 3 राफेल शूट डाउन कर दिए, 200 कोई शूट डाउन कर दिए, तो लगभग उन्होंने 5-6 जेट्स का एक फिगर दिया है जो बोला जा रहा है कि भाई ये इंडिया के जो जेट्स हैं हमने शूट डाउन कर दिए। तो इसका आंसर देते हुए उन्होंने कहा, जो एमईए के जो स्पोक पर्सन है, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो हमारे डोमेन से बाहर है, इसके बारे में आपको एक ही अथॉरिटी इन्फॉर्म कर सकती है, वो हमारी डिफेंस फोर्सेज, हमारी इंडियन आर्मी या हमारी इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तृणमूल कांग्रेस के जो लोकसभा मेंबर हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी तरफ से कहा गया। ठीक है, और उनका क्वेश्चन था कि इफ द गवर्नमेंट हैड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेररिस्ट इन्वॉल्व इन द पहलगाम अटैक। सिंपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जिन टेररिस्ट ने पहलगाम में अटैक किया, क्या उनके बारे में सरकार के पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई प्रूफ है कि वो वाकई में पाकिस्तानी हैं या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी इन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि देयर वाज नो इमीडिएट रिप्लाई। उन्होंने कहा कि इस चीज़ की कोई, है ना, इस चीज़ का रिप्लाई देना, है ना, कोई बहुत ज़्यादा हास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी इस पर जांच चल रही है, हम आपको इसके बारे में बाद में ब्रीफ करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इस डेलीगेशन की तरफ से, जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसकी तरफ से किए गए। एंड जब फाइनली जब ये पार्लियामेंट्री पैनल और ये डेलीगेशन जब बाहर निकल के आया कॉन्फ्रेंस से, और इनसे जब पूछा गया कि आप जो है यूनियन गवर्नमेंट के जो आंसर्स हैं उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने जवाब दिए। ठीक है, स्पीकिंग टू प्रेस पर्सन्स आफ्टर द मीटिंग, मिस्टर थरूर सेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एंड मिस्री satisfactorily answered all questions raised by the member. There was a comprehensive and rich discussion, he said. ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम सेटिस्फाइड हैं जो भी आंसर इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेलीगेशन है, जो हमारा पार्लियामेंट्री पैनल है, अब पूरी दुनिया में जाएगा, डिफरेंट कंट्रीज में, नॉर्वे में, यूके में, और जो पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, उसको बर्स्ट करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तानी देखो 4 वॉर लड़े हमसे आज तक, है ना, और एक भी वॉर उन्होंने जीती नहीं है, बट हाँ एक वॉर में वो हमसे हमेशा जीते हैं और हमेशा जीतते रहते हैं, वो है प्रोपेगेंडा वॉर। इस प्रोपेगेंडा वॉर को क्यों जीत जाते हैं हर बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तानी? देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वहां पे बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, तो जिस तरह का नैरेटिव वहां की गवर्नमेंट चलाती है अपने सोशल मीडिया पे, अपने टीवी पे, उसको वहां के जो अनपढ़ इलिटरेट पाकिस्तानी है बहुत इजीली बिलीव कर लेते हैं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो एक टोन में बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा क्या हो जाता है, पूरी दुनिया में फैलने लगता है। दूसरा रीजन इसका ये है कि जो वेस्टर्न मीडिया है ना, वो अभी भी 1970s के सिंड्रोम में घिरा हुआ है ना, 1970s के सिंड्रोम का विक्टिम है ना, कि इंडिया को हमेशा डाउनग्रेड करके दिखाना है, भले ही क्यों ना पाकिस्तान का सपोर्ट करना पड़े। तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को ज़्यादा सपोर्ट करता है ना, इन द प्लेस ऑफ इंडिया। दैट इज वाई। और हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में क्यों हम प्रोपेगेंडा वॉर में हार जाते हैं? बिकॉज हमारे यहाँ एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो जब भी गवर्नमेंट कोई नैरेटिव चलाती है उस नैरेटिव को काउंटर कर दिया जाता है। काउंटर करने का मतलब या तो उसके एंटी आर्ग्यूमेंट लेके आ जाते हैं लोग, या फिर उस पर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर देते हैं, है ना, भाई व्हाट, है ना, हाउ, है ना, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोपेगेंडा है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है बिकॉज ऑफ आवर डेमोक्रेसी, है ना। तो इसी प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करने की कोशिश करेगा ये डेलीगेशन। ठीक है, बाकी रही बात इंडिया पाकिस्तान के बीच रिलेशन की, तो जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशन है वो हमेशा टेंस ही रहे हैं। ठीक है, सबको पता है 1947 में ये कंट्री इंडिया से अलग हुआ, है ना, और एज ए सेपरेट कंट्री, है ना, ये रीजन एज अ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद इन्होंने
इंडिया के साथ बहुत सारे डिस्प्यूट क्रिएट कर लिए, ठीक है। जैसे जब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है कश्मीर, ठीक है। अब इन्हें कश्मीर क्यों चाहिए, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट है ना। इंडिया कहता है कि भाई हमारा पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, और पाकिस्तान का क्लेम रहता है कि हमारा पार्ट है। हम जम्मू कश्मीर को इसलिए क्लेम करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, है ना। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बना है। जबकि पाकिस्तान का सिंपल आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि भाई डिसाइड ये हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया हैं वो हिंदुस्तान में रह जाएंगे, और जो प्रिंसली स्टेट हैं वो खुद से डिसाइड करेंगे कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो जम्मू कश्मीर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, दैट इज वाई जम्मू कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो इनका ये आर्गुमेंट रहता है रिलीजियस बेस। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने और भी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट क्रिएट करके रखे लद्दाख में, जैसे सियाचिन ग्लेशियर को लेके 1972 में, है ना, एक वॉर भी हो चुकी है। 1984 में भी एक वॉर हुई, जिसके बाद सियाचिन फुल फ्लैजली इंडिया के ऑक्यूपेशन में आ गया, इंडिया के कब्जे में आ गया, ठीक है। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ गुजरात, यहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में लैंड डिस्प्यूट रहता है ना। और इस डिस्प्यूट को जाना जाता है सर क्रीक के नाम से, ठीक है। सर क्रीक एक रीजन है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। अगर आप रन ऑफ कच्छ को देखोगे ना, तो वहाँ पे जो लैंड है ना वो वेटलैंड टाइप का दिखता है ना। पानी ज़्यादा है तो क्या करता रहता है, वो फ्लोट करता रहता है। अब इस फ्लोटिंग की वजह से, है ना, सम टाइम वो लैंड पाकिस्तान में चला जाता है, सम टाइम वो लैंड इंडिया में चला जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है। बाकी जितने भी लैंड डिस्प्यूट हैं ज़बरदस्ती क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि अब अंग्रेजों ने कुछ किया हो या ना किया हो, ठीक है, बाउंड्री बहुत क्लियरली डिफाइन करके गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो लैंड डिस्प्यूट तो होना नहीं चाहिए था। चलो जम्मू कश्मीर में क्लेम को लेके हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर 1947 में जब दोनों कंट्रीज बने, एग्जिस्टेंस में आए, है ना, तो जम्मू कश्मीर इन दोनों में से किसी का भी पार्ट नहीं था। तो इस पर डिस्प्यूट मान सकते हैं कि भाई हाँ, क्लेम वो अपना क्लेम कर रहे हैं, वो अपना क्लेम कर रहे हैं, है ना। बट बाकी रीजन में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इंडिया से दुश्मनी बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब जो पाक आर्मी है उसका एग्जिस्टेंस ही किसके ऊपर है, एंटी इंडिया नैरेटिव पे, तो उन्होंने इसी वजह से बहुत सारी जो लैंड डिस्प्यूट है वो इंडिया के साथ क्रिएट करके रखे हैं, ठीक है। बाकी इंडिया पाकिस्तान के बारे में जो डिटेल्ड डिस्प्यूट है उनको हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस बार बहुत सारे वीडियो यहाँ से कम 4 से 5 टॉपिक आने वाले हैं क्लैट के पेपर में, ठीक है। तो सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, है ना, अलग अलग डिफरेंट वीडियोज में, ठीक है। बाकी बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है। करेंसी इनकी भी रुपी है, ठीक है। अगर बात करें इंडिया के साथ इनके बॉर्डर की, तो कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 3 स्टेट्स एंड 2 यूटीज शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, ट्रंप कॉल्स पुतिन, सेज ट्रूस टॉक विल बिगिन इमीडिएटली, ठीक है। तो इनको बड़ा इंटरेस्ट है कि रशिया यूक्रेन के बीच में पीस हो जाए, पीस मेकर बने घूमते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी जो सीज फायर हुआ उसमें भी खुद का क्रेडिट ले लिया, ठीक है। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पे कल एक पोस्ट किया, जिसके थ्रू इन्होंने बताया कि इनकी एक बहुत लंबी बातचीत हुई है पुतिन के साथ, लगभग 2 घंटे, ठीक है, जिसमें रशिया ने, है ना, पॉजिटिव साइन दिए कि भाई वो यूक्रेन के साथ क्या करना चाहता है, एक पीस डील साइन करना चाहता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनको बताया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। द कन्वर्सेशन केम आफ्टर द व्हाइट हाउस सेड द यूएस लीडर हैज ग्रोन फ्रस्ट्रेटेड विद द बोथ लीडर्स ओवर द वॉर कंटिन्यू इन यूक्रेन। उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है और ये वॉर रुक जाए, यही सबके फेवर में है, ठीक है। या अब ये क्यों इतना डेस्परेटली जो है वॉर को रुकवाना चाहते हैं। देखो डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप पेशे से क्या है, एक बिजनेसमैन है, पार्ट टाइम प्रेसिडेंट है, ये पार्ट टाइम इन द सेंस कि फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बिजनेसमैन है फुल टाइम ये, ठीक है। तो ये हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस के नजरिए से देखते हैं,
प्रॉफिट हो रहा है तो आप पूरे कंट्री में आग लगा दो, डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर लॉस हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप तुरंत एक्शन में आ जाते हैं कि भाई नहीं, पीस है ना, पीस मेंटेन करो, पीस मेंटेन करो। और ये जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, इसमें यूएसए को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो उनसे पहले प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है यूक्रेन से लड़ाई में, यूक्रेन का सपोर्ट करो और यूक्रेन रशिया को क्या कर देगा, डीमिलिटराइज कर देगा, यानी कि सारे वेपन यूज करवा दिए जाएंगे इनके। इसके बाद रशिया पैसे से तो बर्बाद है ही है, रुइंड है, ठीक है, अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री वेपन से भी रुइंड हो जाएगा। अब ये 3 साल से ये वॉर कॉन्टिन्यूसली चल रही है, बट रशिया अभी भी इस वॉर में सर्वाइव कर रहा है सक्सेसफुली। ना रशिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ना रशिया की वेपनरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बट यूएस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यूक्रेन में, है ना। बिलियंस ऑफ डॉलर, $350 बिलियन, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब डोनाल्ड ट्रंप आधी बातें तो ऐसे झूठ बोल देते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है, बट एज ए यूएस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं तो हम इसको मान लेते हैं। $350 बिलियन का लॉस हुआ है यूएसए को यूक्रेन में। ये $350 बिलियन कैसे गए, वेपन दिए हैं, ठीक है, एड दी गई है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग, प्रोपेगेंडा, है ना, इस पे भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है कुल मिला के। यूएसए को इस लड़ाई में कुछ हासिल नहीं हुआ। दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं, है ना, उन्होंने प्रॉमिस किया था जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था इलेक्शन में, तो उन्होंने बोला था कि जब मैं पावर में आऊंगा तो मेरा पहला काम होगा कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसको खत्म करवाया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूएसए गए थे और वहाँ पे एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच में। उसके बाद आधी अपनी जो जर्नी है ना, मिड टूर से यूएसए छोड़ के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो वापस चले आए। बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई थी और सीधे सीधे ब्लेम कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जीत तो पाओगे नहीं कभी, है ना, बट आप क्या कर रहे हो, वर्ल्ड वॉर 3 प्रोवोक कर रहे हो, तो आप इसको बंद करो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबली, है ना, डोनाल्ड ट्रंप अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पे ही प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि रशिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, वो चाहते ही हैं सीज फायर हो जाए। वो कभी लड़ाई चाहते भी नहीं थे, है ना, बट उन्हें प्रोवोक किया गया, ठीक है। बट अगर आप इस न्यूज़ को बहुत ध्यान से देखो तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट है, इनका एक एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो क्या कह रहे हैं ये, आई वुड लाइक टू नोट दैट इन जनरल Russia's position is clear. The main thing for us is to eliminate the root cause of this crisis, the Russian president said. ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई देखो रशिया शांति से रहना चाहता है, उनकी पोजीशन जो है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब टाइम आ गया कि रशिया यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट की जो रूट कॉज है उसको खत्म कर दिया जाए। और क्या है रशिया यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट की रूट कॉज? रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बीच जो रूट कॉज है वो है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी में तो शामिल होना चाहता था रशिया, सॉरी यूक्रेन ने कहा हमें नेटो में शामिल होना है। रशिया ने कहा कि नहीं, आप नेटो में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप नेटो में शामिल होगे तो इससे रशिया के लिए थ्रेट बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे प्लांट कर देगा और जो न्यूक्लियर वेपन है वो रशिया के लिए थ्रेट बन जाएंगे। तो जब यूक्रेन ने रशिया की बात को नहीं माना तो रशिया ने सोचा कि इससे पहले ये नेटो का मेंबर बने, इनको अटैक कर देते हैं। और अब इनका क्या कर लिया, अटैक करके बहुत सारा एरिया इन्होंने कब्जा लिया। ये जो आप पिंक में एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया, है ना, ये पूरा का पूरा एरिया, डोनेस्क, लुहांस्क, है ना, इधर मेलिटोपोल, ये सारा का सारा एरिया यूक्रेन का अब रशिया कंट्रोल करता है। ये कुछ एरिया है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कुछ एरिया है जो रीगेन कर लिए हैं। बट कुल मिला के यूक्रेन को इस वॉर में सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है, ना सिर्फ ह्यूमन लॉस, इकोनॉमिक लॉस हुआ है बहुत सारा। ये बहुत सारा लैंड अपना गवा बैठे। और आई डोंट थिंक कि रशिया कभी भी इस टर्म एंड कंडीशन पे इनके साथ सीज फायर करेगा या फिर ट्रूस करेगा, कोई भी एग्रीमेंट करेगा कि हम आपको ये लैंड वापस कर देंगे। ये लैंड इनको कभी वापस नहीं करने वाला, ये लैंड इस्तेमाल करेगा रशिया एज अ बफर जोन,
ठीक है, यहाँ पे कई सारे कंट्री बना देगा छोटे छोटे, ठीक है, डोनेस्क है, लुहांस होगा यहाँ पे, लुहांस्क है, ठीक है, और इसे बफर जोन की तरह इस्तेमाल करेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। बाकी नेटो है ना, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई रूट कॉज से खत्म करने का टाइम आ गया है ना, तो वैसे भी जो डोनाल्ड ट्रंप है नेटो को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। नेटो को लेके आर्ग्यूमेंट क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, कि सारा पैसा हम ही दे रहे हैं, हम ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज को, ये कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं नेटो के, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार तो ऐसा कह दिया था कि हम पुल आउट करेंगे नेटो से, है ना, तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इसी रूट कॉज को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होता है। बाकी यूक्रेन की कैपिटल क्या है ये बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और रशिया की करेंसी क्या है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे जल्दी से। चलो नेक्स्ट, ब्रिटिश अकेडमिक टू कंटेस्ट कैंसिलेशन ऑफ ओशियाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब से इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इंडिया ने मल्टी डायरेक्शनल एग्रेसिव नेचर दिखाया है, कि पहली बार दिखाया है कि भाई इंडिया इतना एग्रेसिव भी हो सकता है ना। पाकिस्तान के अंदर है ना लगभग 200-400 किलोमीटर अंदर मिसाइलों से अटैक किया। उसके बाद अब ऐसे लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया है इंडिया ने जो पाकिस्तानी नरेटिव को सपोर्ट करते हैं। नरेटिव को, इसको जो सपोर्ट करते हैं ऐसे इंडियंस को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जो बाहर रहते हैं उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसी सीरीज में, ठीक है, एक एनआरआई कह सकते हो आप, बहुत पहले इंडिया छोड़ के चली गई थी, और इनका नाम है निताशा कॉल। इनका ओशियाई कार्ड कैंसिल कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने, और सिंपल एक आर्ग्यूमेंट दिया है जब इन्होंने पूछा कि भाई मेरा ओशियाई कार्ड क्यों कैंसिल किया गया, ओशियाई कार्ड क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो इन्हें एक सिंपल सा आंसर दिया गया कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं एंटी इंडिया हैं, ठीक है, क्योंकि पेशे से ये प्रोफेसर है ना, तो इनको बोला गया कि आप अपनी राइटिंग के थ्रू, आप अपनी स्पीचेस के थ्रू, आप अपने जर्नल्स के थ्रू क्या करते हो, आप एंटी इंडिया एजेंडा को प्रोवोक करते हो, आप उसको प्रायोरिटाइज करते हो। दैट इज वाई हम आपका जो ओसीआई रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर रहे हैं। और सिर्फ निताशा कॉल ही नहीं, बहुत सारे लोग अभी लाइंड अप हैं, जो भी अभी पाकिस्तानी नरेटिव को सपोर्ट करेगा, है ना, या तो उसको कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा या जेल कर दिया जाएगा। जो भी मतलब जो हमारे यहाँ रह रहे हैं कुछ ऐसे लोग, है ना, जो बाहर के रहने वाले हैं बट इंडिया में रह रहे हैं एंड पाकिस्तानी नरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी रेड हो रही हैं, कई सारे जो इंडियंस जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करते थे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, ठीक है। तो ये जो सारा क्रैकडाउन हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो हो रहा है पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए, है ना, कि भाई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को तो हम काउंटर कर लेंगे, हमने डेलीगेशन बना दिया, वो डिफरेंट कंट्रीज में जाएगा, बट ये अपने ही कंट्री के लोग, है ना, जो पाकिस्तानी नरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन नरेटिव को क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले इनसे निपटा जाए, है ना। दैट इज वाई हमारी डिफरेंट एजेंसियां हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, या फिर सीबीआई हो, है ना, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली इनके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। तो निताशा कॉल ने कहा कि भाई हम कोर्ट जाएंगे अब, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने कहा कि आप कहीं भी जाओ, ठीक है, बट हमने अपने एंड से ये कर दिया है, हम आपको और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। अच्छा, ये ओशियाई कार्ड क्या होता है और ये ओशियाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से इतना परेशान क्यों है, ठीक है। ओशियाई कार्ड का मतलब होता है, ओशियाई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं कि भाई इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, है ना। तो इन्हें हमने टर्म दे दिया एक, है ना, कि आप भले ही इंडिया में नहीं रहते हो, इंडियन सिटीजन नहीं हो, बट यू आर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2005 में ये स्कीम शुरू की गई थी, ओसीआई स्कीम, है ना, जिसके तहत कोई भी फॉरेन नेशनल, है ना, जो इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है, इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करता है, उसको ओसीआई कार्ड दे दिया जाता था। अब ओसीआई कार्ड किस किस को नहीं मिलता है, देखो किसी भी फॉरेन नेशनल को मिलेगा, ठीक है, बट 2 कंट्रीज को छोड़ के, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। इसके अलावा किसी फॉरेन मिलिट्री पर्सनल को नहीं मिलेगा। मान लो कोई जर्मनी का कोई
मिलिट्री ऑफिसर है वो रिटायर हो गया एंड वो इंडिया में आना जाना चाहता है, ओसीआई कार्ड चाहता है, तो उसको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। इसके अलावा जो पीआईओ जो होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैव बीन मर्ज अंडर कैटेगरी ओसीआई इन 2015। पहले दो कैटेगरीज हुआ करती थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ, यानी कि ऐसे लोग जो इंडिया छोड़ के चले गए हैं, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं बट इंडिया में नहीं रहते, तो एक कैटेगरी पीआईओ की थी और एक ओसीआई की थी। अब इन दोनों को मिला के क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है आफ्टर 2015। क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके, ठीक है। देखो ओसीआई कार्ड अगर आपके पास है, अगर आप फॉरेन में रहते हो और आपके पास एक ओसीआई कार्ड है, तो आपको लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है, यानी कि आप अपने कंट्री से इंडिया वैसे ही आ सकते हो जैसे आप दिल्ली से नागपुर जाते हो, ठीक है। मल्टीपल एंट्री, कितनी भी बार आओ कितनी भी बार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अलावा सिटीजनशिप मिलने में बहुत आसानी रहती है। इसके लिए कोई भी पर्सन जिसके पास ओसीआई कार्ड है ना, अगर 5 साल से तक उसके पास ओसीआई कार्ड है, मतलब 5 साल से किसी भी पर्सन के पास ओसीआई कार्ड है और वो 1 साल से कॉन्टिन्यूसली इंडिया में रह रहा है, तो वो एलिजिबल हो जाता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम का भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें रेस्ट्रिक्शन की, क्या रेस्ट्रिक्शन है, देखो इन्हें पॉलिटिकल जो राइट है वो नहीं दिए गए हैं, वोट नहीं कर सकते ये लोग। इसके अलावा इलेक्शंस में नहीं खड़े हो सकते हैं, खास करके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकते हैं ये, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकते हैं, है ना। किसी भी हाउस में एज अ मेंबर, चाहे हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा हो, काउंसिल ऑफ स्टेट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ये किसी का मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ये ओसीआई कार्ड है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। रिपोर्ट रिवील्स डिलेड वेजेस आर ए की फैक्टर टू मिसमैच बिटवीन मनरेगास कवरेज एंड डिलीवरी। मनरेगा इंडिया की या इंडियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव स्कीम माना जाता है इसको। 75 ईयर की इंडियन हिस्ट्री में, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री है, इससे सक्सेसफुल स्कीम आज तक देखी नहीं गई है। क्या है ये मनरेगा? 100 दिन के रोजगार का प्रॉमिस करती है कि भाई हर आदमी को 100 डे का जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा अगर वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो, ठीक है। बट अभी पिछले कुछ 2 सालों से मनरेगा को लेके जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट है उसमें जो फंड है वो डिक्रीज करता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अब जो मनरेगा वर्कर्स हैं काम तो कर रहे हैं बट उन्हें वेजेस टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, वेजेस डिले होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। और जो रिपोर्ट है जो अभी हाल ही में आपकी लेबीटेक नाम की एक कंपनी है उन्होंने इसको जारी किया है और उन्होंने बताया कि भाई इन वेजेस डिलेज की वजह से ना मनरेगा के कवरेज में और डिलीवरी में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे समझाया है इसको कि लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, हर साल मनरेगा में काम करने वाले लोग, रजिस्टर होने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने बताया है कि भाई देखो जो अंडर द प्रोग्राम रजिस्टर हाउसहोल्ड अंडर द प्रोग्राम हैव गॉन अप बाई 8.6% फ्रॉम 3.80 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 टू 14.98 करोड़ इन 2025। यानी कि जो मनरेगा वर्कर 2023-24 में कितना थे, 13.80 करोड़ थे, वो बढ़कर कितने हो गए 14.98 करोड़, यानी कि 8.6% का क्या आया है, हाइक आया है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो नंबर ऑफ डेज हैं, 100 डेज का रोजगार प्रॉमिस कर रहा था ना मनरेगा, ये नंबर ऑफ डेज घटते जा रहे हैं। नंबर ऑफ डेज यानी कि ऑन एंड एवरेज अगर बात की जाए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ऑन एंड एवरेज जो डेज हैं वो 50 रह गए हैं, जस्ट आधे घट के रह गए हैं, ठीक है। क्या है इसकी वजह? देखो एक तो सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई वाला रूल, वर्कर बढ़ते जा रहे हैं, काम उतना ही है ना, काम उतना ही है, मतलब है ना। इंडिया में अब पाकिस्तान में तो जाके मनरेगा स्कीम चलाने नहीं लगेंगे ना, उससे काम नहीं करने लगेंगे ना, है ना। तो काम इतना है, इंडिया का में विलेज उतने हैं, है ना, इंडिया में एरिया उतना है, तो काम करने के लिए लिमिटेड स्पेस है, बस लोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो लोग जब बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों को क्या मिल रहा है, कम काम मिल रहा है, ठीक है। तो 100 डेज के रोजगार की जो गारंटी थी, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन तो बड़ा है बट वेजेस डिले होने की वजह से भाई
काम कोई क्यों करता है, एम्प्लॉयमेंट क्यों करता है, क्योंकि पैसे मिले। जब पैसे ही नहीं मिल रहे हैं टाइम पे तो लोग क्या होते जा रहे हैं, लोगों ने मनरेगा में अपना पार्टिसिपेशन भी कम कर दिया। तो ये दो रीजन है ना, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, जो पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, बट इसका रूट कॉज क्या है, वेजेज, है ना, डिलेड वेजेज, है ना, कि देरी से पैसा मिल रहा है। दैट इज भाई लोग क्या करते जा रहे हैं, है ना, कि डिटैच होते जा रहे हैं कि भाई कौन करे, चलो दिल्ली काम चलते हैं, मुंबई के चलते हैं, या फिर बैंगलोर चलते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं, है ना, वहाँ कम से कम टाइम पे पैसा तो मिलता है। मनरेगा में काम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज, है ना, आप आज काम करोगे और आपको पैसे कब मिलने वाले हैं, है ना, कोई पता नहीं है। ठीक है, एज पर दिस रिपोर्ट कुछ कुछ जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट लगभग 2-2 साल से डिलेड है, 2 ईयर से डिलेड है ना। तो सरकार को इस स्कीम की तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज, है ना, ये स्कीम मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की ऐसी स्कीमों में से एक है जो इंडिया की जो रूट कॉज प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उनको टैकल करती है, विच इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसके अलावा ये जो स्कीम है, जो माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन एरियाज, उसको भी रोकने का बहुत काम करती है। ठीक, तो अगर ऐसे में जब ये स्कीम में फंड एलोकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है वो बढ़ेगा, और जब अर्बन माइग्रेशन बढ़ेगा तो अर्बन पॉवर्टी बढ़ेगी। ठीक है, तो सरकार को इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी बात करें मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा स्कीम को शुरू किया गया था 2006 में, 12 फरवरी 2006 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, है ना। हालांकि जो एक्ट है वो 2005 में पास हो गया था। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये। ठीक है, हर कोई आदमी जो अनस्किल्ड काम करना चाहता है गांव में, ठीक है, उसको 100 डेज के रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस करता है ये। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन होने के बाद, है ना, 15 दिन तक, 15 डेज तक किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट पार्ट है सोशल ऑडिट, जो इसको बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करता है कि है ना, कि कोई भी ऑडिट कर सकता है ना, गांव का कोई भी आदमी काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो अथॉरिटीज को क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है कि भाई नरेगा में एज पर द स्टैंडर्ड काम नहीं हो रहा है ना, तो सरकार को इसमें देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, चलो, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 21 में के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।